चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। सभी का एक बार फिर से स्वागत है साथी पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए भाई, जितने भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी एक बार बताएंगे कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं, और जितने भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं चलिए जल्दी से आ जाएंगे। प्री बीएड डीएड वाले भी जुड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग सभी को। रोहिणी जी, वीरेन जी, वर्षा जी, दीक्षा जी, लालिमा जी, झामिन जी, दुर्गेश्वरी जी। चलिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम सभी को। ठीक, तो हम क्या देख रहे थे कल? पर्सनालिटी देख रहे थे और उसके आगे कुछ क्वेश्चन हमारे बच गए थे, उसको हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अधिगम से। ठीक, आप लोग बहुत दिनों से बोल रहे थे ना मैम अधिगम का कराइए करके, तो अधिगम को हम थ्योरी और एमसीक्यू दोनों को करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए कहाँ तक के क्वेश्चन हो गए थे? 22 में आए थे क्या? शायद 24 में आए थे। ठीक, यहाँ से मैंने करवाया था आप लोगों को और दिया था कि इसका आप लोगों को आंसर देना है करके, लेकिन आप लोग तो बिजी ठहरे। ठीक है, किसी के पास टाइम नहीं रहता आंसर देने का। चलिए एक दो लोगों का बस आया है। बताइए, बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए निम्न में से कौन सा कारक जिम्मेदार है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये नस्ल है। ठीक, ये क्या है? नस्ल है। माता पिता की मनोवृत्ति, बुद्धि, नस्ल, स्थान। चलिए बताइए। चलिए ठीक, तो व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए चलिए यहाँ पे आप लोगों को मनोवैज्ञानिक क्या यूज करना है? अपनी बुद्धि यूज करना है। ठीक है, माता पिता की मनोवृत्ति हो सकती है क्या? तो देखिए कभी भी हम अगर व्यक्तिगत विभिन्नता देखते हैं तो माता पिता की मनोवृत्ति को हम नहीं देखते हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता में तो सबसे ज्यादा हम बुद्धि को लेते हैं, क्योंकि सभी की क्षमता अलग अलग होती है। जैसे कैपेबिलिटी सबकी अलग अलग होती है, कोई एकदम जल्दी से चीजों को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, कोई जो है वो एकदम धीमी गति से सीखता है चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो हम बुद्धि को लेते हैं। बुद्धि के अकॉर्डिंग जो है वो व्यक्ति है। ठीक है, वो सबसे ज्यादा उनमें क्या पाई जाती है? विभिन्नता पाई जाती है, ना कि आप माता पिता को लोगे, क्योंकि माता पिता एक ऐसे होते हैं वो हालांकि हेरिडिटी उनमें मतलब उनके अकॉर्डिंग जो है वो बच्चों में आती है। ठीक है, जैसे लंबे हैं तो लंबे हो गए, गोरे हैं तो गोरे, बुद्धिमान है तो ये जरूरी नहीं है कि अगर माता पिता बुद्धिमान है तो उनके बच्चे बुद्धिमान ही हो। कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता बुद्धिमान नहीं होते तब भी उनके बच्चे बुद्धिमान हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बुद्धि को लेंगे ना कि माता पिता को। नस्ल और स्थान ये तो आएगा ही नहीं, तो आपको वहां पे थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक क्या सोचना था उसके बारे में। क्योंकि देखो अगर मैं ये तीनों के बारे में देखूं तो नस्ल भी माता पिता से ही आएगा। ठीक, स्थान भी बोलो तो इसी के समान है। ठीक, एक मतलब यहाँ पे एक वातावरण के बारे में बात हो रही है, लेकिन ये आपके किसके बारे में बात हो रही है? आपकी खुद की मानसिकता के बारे में बात हो रही है। मानसिक व्यक्ति मतलब जो हमारे मानसिक व्यक्तित्व भिन्नता अलग अलग सभी में पाया जाता है, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सबसे अलग हो जाएंगे। चलिए, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से, पर्यावरण से, कि व्यक्तित्व भिन्नता से। तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन बस आया है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं लेकिन मैंने एक ही बस किए हैं क्योंकि मुझे पता है बन जाएगा। हर बार ऐसी क्वेश्चन देगा कि सभी अपने अपने गुणों में, क्वालिटी में, बुद्धि में, कोई रंग में, रूप में, आकार में, क्षमता में अलग अलग होते। तो ये किसके कारण होते हैं? क्या ये बुद्धि के सिद्धांत है, वंशानुक्रम है, पर्यावरण है, कि व्यक्तित्व विभिन्नता है? क्या होगा? क्या होगा? ठीक, वेरी गुड, एकदम सही आंसर है सभी का। तो ना तो ये बुद्धि के सिद्धांत है। ठीक, क्योंकि अभी हमने बुद्धि देखा कि बुद्धि सब में अलग अलग पाई जाएगी, वंशानुक्रम भी सब में अलग अलग। ठीक, जैसे हमारे मम्मी पापा है, माता पिता है, वैसे ही वो अपने ही समान बच्चों को जन्म देंगे। ठीक, तो उसको भी हमको नहीं लेना है। मतलब ये तीनों चीजें जो है वो, पर्यावरण भी, सब किस में आ जाएंगे? व्यक्तित्व विभिन्नता में आ जाएंगे, क्योंकि व्यक्तित्व विभिन्नता पर्यावरण से भी अलग अलग होते हैं सभी। ठीक है, वातावरण भी इफेक्ट डालता है, इससे भी सभी अलग अलग होंगे। और बुद्धि के सिद्धांत मतलब बुद्धि से भी सभी कैसे होते? अलग अलग होते। तो ये तीनों जो है वो किसमें समाहित है? इसी में, व्यक्तित्व विभिन्नता इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, चलिए, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। और ये सब प्रीवियस है ना, आया हुआ है, तो मैंने ये क्वेश्चन को डाल दिए यहाँ पे। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। किस विकास के सिद्धांत को दर्शाता है? व्यक्तित्व विभिन्नता को। चलिए देख लीजिएगा, विभिन्नता लिखा है। अंतः संबंध को, निरंतरता को, कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। चलिए आंसर करिए जल्दी।
हाँ बिल्कुल, पर्सनालिटी को, ठीक है, क्या होगा, ठीक है, क्योंकि देखो एक लड़की है सीमा जो हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती। अभी मैंने जस्ट बताया ना कि किसी में सीखने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा अधिक होती है, ठीक है, किसी में बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कोई जो है वो बहुत ही धीमी गति से सीखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो लीना के बारे में बोला जा रहा है कि वो सीखने में ज्यादा समय लेती है। हम लोग के साथ ये ऐसा होता है, ठीक है, कोई कोई को एकदम जल्दी से याद हो जाता है एक वन लाइनर पढ़ने पर, कोई जो है वो उसको 10 बार रिवाइज करता है तब भी उसको याद नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हमारे व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, ठीक। तो यहाँ पे कौन से हो जाएंगे, व्यक्तित्व विभिन्नता के कारण ये होगा, ठीक। चलिए, निम्न में से कौन से मनोवैज्ञानिक के अनुसार, तो कभी कभी मैंने देखा भी है ऐसे लंबे चौड़े भी आपके परिभाषाएं हैं, ठीक है, जो लंबे चौड़े परिभाषा दिए हैं उनका भी बना हुआ है। तो चलिए बता सकते हैं ये कौन हो सकते हैं। हाँ, आज अब से इसी टाइम पे होगा पूनम जी क्लास, ठीक है, 10 बजे ये वाले क्लास जो है, उसके बाद आपकी जो प्री बीएड डीएड में हिंदी का क्लास है वो 1 बजे होगा, ठीक है। तो निम्न में से कौन से मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह कहा गया था कि, क्योंकि देखो इतना लंबा चौड़ा कथन है, क्योंकि हमें व्यक्ति विशेष को पढ़ाना होता है, ठीक है, व्यक्तियों के समूह को नहीं, इस कारण विद्यालय का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने बजट अध्यापकों, कर्मचारियों व पाठ्यक्रम संबंधी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विद्यार्थी को, चाहे वह दूसरे से कितना भी भिन्न क्यों न हो, ठीक है, विद्या अर्जन के लिए समुचित अवसर प्रदान करें। मतलब इसमें कहीं ना कहीं किन के बारे में बात हो रही है, व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में, कि हमारे विद्यालय में अगर एक ही क्लास में बच्चे हैं तो सब में अलग अलग क्षमता होती है सीखने की, तो हमको उनकी क्षमता को देख करके उनको सिखाना है, हमारा कर्तव्य होता है, ठीक है। सरकार के भी यहाँ पे बजट के बारे में बात की गई है, अध्यापकों के, कर्मचारियों और पाठ्यक्रम, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक शिक्षक की ही नहीं, साथ ही साथ गवर्नमेंट के भी, वहां काम करने वाले कर्मचारियों के भी, ठीक, जो पाठ्यक्रम बनाते हैं उनके भी ये सब क्या होती है, जिम्मेदारी होती है कि विद्यार्थी को, चाहे वह दूसरों से कितना भी भिन्न क्यों ना हो, विद्या अर्जन के लिए समुचित अवसर उनको क्या करना चाहिए, प्रदान करना चाहिए। ऐसा बोलने वाले कौन हो सकते हैं, बताइए, कौन महाजन हो सकते हैं जो इतना लंबा चौड़ा बोल सकते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए बताइए, गाल्टन, रूसो, क्रो एवं क्रो, टायलर, ठीक है। तो जहां पे सबके बारे में बात किया गया हो कि बच्चों को हमको पूरा सबको इन्वॉल्व किया गया हो, है ना, शिक्षक के साथ साथ पूरा गवर्नमेंट भी वहां पे आ रहा है, कर्मचारी आ रहा है, यहाँ तक कि जो झाड़ू पोछा करने वाले स्कूल में कर्मचारी रहते हैं ये भी इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है, पाठ्यक्रम जो बनाते हैं वो भी इनमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो पूरा ये सबकी जिम्मेदारी होती है विद्यार्थी को सिखाने की, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता को देखते हुए उनको सिखाने की। ऐसा कौन बोलते हैं, तो आपको याद रखना ये कौन हो जाएंगे, क्रो एवं क्रो हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इन्हीं का दिमाग ज्यादा चलता है, तो यही जो है वो ऐसे टाइप के क्या बना सकते हैं, परिभाषा बना सकते हैं। तो अगर ऐसे कुछ सभी को इन्वॉल्व करने वाले क्या है, परिभाषा है, तो आपको याद रखना है वो कौन होगी, व्यक्तिगत विभिन्नता से एक ही परिभाषा है, इतना लंबा चौड़ा, वो किनका हो जाएगा, क्रो एवं क्रो का। याद रहेगा सभी को, ठीक, हाँ हाँ ठीक, बिल्कुल, आप लोगों का अंदाजा गलत निकला, कौन हो जाएंगे, क्रो एवं क्रो हो जाएंगे। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। कुछ बालक अंतर्मुखी, ठीक है, इंट्रोवर्टेड होते हैं, जबकि कुछ बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्टेड होते हैं। कुछ बालकों में नेतृत्व की क्षमता अधिक होती है, जबकि कुछ बालकों में अनुयायी बनने की प्रवृत्ति अधिक होती है। और ये ऐसा किन्होंने कहा था, युंग ने। आपको पता है कि युंग ने सामाजिकता के आधार पर जो व्यक्तित्व है उसको 3 भागों में क्या किया था, बांटा था, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी करके, ठीक है। युंग ने इन्हें विभिन्नताओं का अध्ययन करके व्यक्तित्व को निम्नलिखित विभाजित किया है, ठीक है। चलिए बताइए, अच्छा इधर दिया है ना, ठीक ठीक। वाक्पटु, के है मिलनसार, एल है मितभाषी, एम है लोकप्रिय और एन है एकांकी प्रिय। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है कि निम्न में से कौन सा बहिर्मुखी व्यक्ति के गुण नहीं है। आजकल ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपके व्यापम में, ठीक है। अब चलिए बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो इसको इतना ही मत पढ़ के छोड़ देना, ठीक है। देखो इधर इसका दिया हुआ है कि आपको क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, ठीक। तो इसको आपको पढ़ना है कि निम्न में से कौन सा बहिर्मुखी व्यक्तित्व के गुण है, बहिर्मुखी। और मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सामाजिकता के आधार पर युंग ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे कि हमारी व्यक्तित्व जो है वो 3 प्रकार की होती है। देख सकते हो इधर ऑप्शन, ठीक है। एक कौन से हो जाएंगी, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी, ठीक है। ये देखो
इतना गंदा लिखा रहा है। एक हो जाएगा बहिर्मुखी, ठीक, और एक हो जाएंगे उभयमुखी। सभी को पता है, पूरा रटा गया है, ये 3 दिन से इसी को पढ़ रहे हैं। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। अंतर्मुखी बोलने का मतलब है एकांत प्रिय, शांत व्यक्ति, जिनके ज्यादा दोस्त नहीं रहेंगे, किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा, सामाजिकता से कोसों दूर रहेंगे। बहिर्मुखी बोलने का मतलब है बहुत सारे दोस्त बनाएंगे, सबसे मतलब रहेगा, सामाजिक प्राणी रहेंगे, हेल्पिंग नेचर के रहेंगे। उभयमुखी का गुण जो है वो मतलब दोनों का गुण जो है वो किस में देखने को मिलेगा, फिर उभयमुखी में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहिर्मुखी के बारे में पूछा गया है। वाक्पटु, वाक्पटु मतलब जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, ठीक है, तो होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल यहाँ पे हो जाएंगे। मिलनसार, मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक। मितभाषी होंगे क्या, नहीं होंगे। मितभाषी कौन होंगे भाई, अंतःमुखी वाले होंगे, ठीक। मितभाषी बोलने का मतलब कम बोलना, इन लोग ज्यादा नहीं बोलते। लोकप्रिय, बिल्कुल ये कैसे होते हैं, अपने काम के कारण, अपने मतलब हेल्पिंग नेचर के कारण सभी में लोकप्रिय होते हैं, ठीक है। एकांकी प्रवृत्ति, ठीक है। अब बताइए ये पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, एकांकी प्रवृत्ति किन में पाया जाएगा, अंतःमुखी के बहिर्मुखी में। एकांकी प्रवृत्ति बोलने का मतलब एकांत जो पसंद करते हैं, ठीक है, तो ये किनका हो जाएगा, अंतःमुखी वालों का। तो इसमें कौन कौन सा आंसर सही हो जाएगा, जे के एम दिख रहा है क्या। अच्छा नहीं है पूछा गया है ना, हाँ ठीक ठीक, ये नहीं है पूछा गया है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो ये नहीं है एल, और कौन सा नहीं है, एन नहीं है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से बनाना है, क्योंकि यहाँ पे नहीं है पूछा गया है, और वहां पे है वाला रहता, बच गए हम लोग ना, नहीं था, नहीं तो फिर उसी को आंसर कर लेते, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है वीरेंद्र जी, ठीक आया समझ में। चलिए एक शायद लास्ट क्वेश्चन और बचा है, हाँ हो गया, ठीक, वही लास्ट था। अब हम देखने वाले हैं कौन सा टॉपिक, अधिगम से। तो बच गया, मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने आप लोगों को उसको करवा दिए, ठीक। चलिए तो आज हम देखने वाले हैं कौन सा टॉपिक, नया टॉपिक अधिगम। तो उतना क्वेश्चन समझ में आया उतना पर्याप्त है, उससे बाहर क्वेश्चन आप लोगों का नहीं आएगा। व्यक्तित्व से, व्यक्तित्व परीक्षण को अच्छे से कर लेना, जितना भी क्वेश्चन कराए हुए एक बार 2 बार आप लोग जाके देख लेंगे, पीडीएफ को भी एक बार देख लेंगे, ठीक है। और आंसर आप लोग खुद बनाने की कोशिश करिएगा, इसी कारण मैंने उसमें आंसर नहीं दिया है, ठीक है। चलिए अधिगम देखते हैं, लर्निंग। क्या है अधिगम, अभी आप लोग क्या कर रहे हो, अधिगम ही तो कर रहे हो। मैं क्या करवा रही हूँ, अभी अधिगम ही तो करवा रही हूँ। अधिगम एक ऐसा चीज होता है जो जीवन पर्यंत चलती है, कभी भी खत्म नहीं होता। आप जब ना जिंदगी में एक ऐसा पड़ाव आ जाता है जिसमें हम अपने लास्ट भी सांसें गिनते रहते हैं, उसमें भी आप कुछ ना कुछ सीख के जाते हो, ठीक है। तो वही क्या होता है, अधिगम होता है। मतलब सीधी भाषा में बोलूं कि अधिगम मीन्स क्या होता है, सीखना, किसी भी चीज को सीखना। और कैसे सीखते हैं हम, हमेशा या तो अर्जन करके सीखेंगे या तो किसी भी चीज को रट करके हम सीखेंगे, ठीक है। तो किसी भी चीज को अर्जित करना, सीखना, यही क्या होता है, अधिगम होता है, ठीक है। मतलब ये बोल सकती हूँ कि सीखने के कारण हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं वही क्या कहलाते हैं, अधिगम कहलाते हैं, ठीक है। सीखने के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, व्यवहार में होने वाले परिवर्तन मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, यहां से आपके क्वेश्चन बनते ही हैं, ठीक है। परिवर्तन क्या कहलाते हैं, अधिगम कहलाते हैं, ठीक है। अधिगम में हर जो क्या है मनोवैज्ञानिक का परिभाषा है, रट लेना, यहाँ से आता ही आता है, ठीक है। और एकदम इजी है, ऐसे ही याद हो जाता है, पढ़ भी लिए होंगे पहले से, ठीक है। तो अधिगम मीन्स क्या होता है, सीखने के कारण जो हमारे व्यवहार में कुछ परिवर्तन होते हैं, ठीक, वही क्या कहलाते हैं, अधिगम कहलाते हैं। अब देखो एक बच्चा है यार, छोटा बच्चा है, ठीक, 6 साल का बच्चा है ये। अब ये जो है पहले तो घर में जो भी चीजें हैं, देखो मतलब इससे पहले तो घर में कुछ ना कुछ सीखा होगा स्कूल जाने से पहले, ठीक है। मम्मी पापा ने इसको कुछ सिखाया होंगे। सबसे पहले तो इसको बोलना नहीं आता था, इन्होंने दूसरे को देख करके अनुकरण के माध्यम से, ठीक है, दूसरे का क्या करना, बोलना सीखा, ठीक है। मम्मी पापा सारी चीजें, सामाजिकता को जाना इन्होंने कि हमारे आसपास में है कुछ भी चीजें, जैसे इसको खाने वाना, मतलब सारी चीजों को उसको बोलने आ गया। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्होंने बोलना भी सीखा है, वो भी क्या है, एक प्रकार का अधिगम ही है, ठीक है। क्योंकि बोलना हालांकि अर्जन के माध्यम से सीखा, लेकिन अधिगम तो किया ही ना उन्होंने, सीखा तो ना। और वहां पे जब बोलने नहीं आता था तब से लेकर के उनको बोलने आने तक का उनको क्या हुआ, परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। एक बच्चा जो बोलने नहीं जानता था तब से लेकर के
उनको बोलने आ गया, तब का इनमें क्या हुआ, पूरा परिवर्तन हो गया। तो अधिगम बोलने का मतलब है जिसमें हमारे शारीरिक मानसिक सभी परिवर्तन होंगे, ठीक है। सिर्फ मानसिक परिवर्तन नहीं होगा, इसमें हमारा शारीरिक परिवर्तन भी होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा शारीरिक परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे हम चीजों को और सीखते जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम सीखते हैं वैसे वैसे हमारी बुद्धि भी क्या करती जाती है, काम करती जाती है। अब ये 6 वर्ष का हो गया, स्कूल गया, ठीक है, इसको पढ़ने लिखने नहीं आता था। जैसे ही वो विद्यालय गया, ठीक है, कुछ भी नहीं जानता था, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि एक बच्चा जो है वो किसके समान होते हैं, खाली स्लेट के समान होते हैं, ठीक है। किनके समान होते हैं, कोरे स्लेट के समान। कौन बोलते हैं कोरे स्लेट, बताइए। बच्चे जो है वो कोरे स्लेट के समान होते हैं, कौन बोलते हैं, कौन बोलते हैं, जल्दी बताएंगे, भूल गए, हर बार बताती हूँ इसको क्लास में मैं। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड वीरेन जी, एकदम सही है। कौन हो जाएंगे, मैं हर बार बोलती हूँ ना कि आपको ये जानना है, कोरी स्लेट बोलने का मतलब है कि बच्चे जो है वो कोरी स्लेट के समान होते हैं, जिसमें हम अपनी कुछ भी भावना लिखकर या अपने व्यवहार लिखकर उसको हम क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन हो जाएंगे, जॉन लॉक हो जाएंगे। कौन बोलते हैं, जॉन लॉक। हालांकि ये गलत इनका कथन होता है, बच्चे कभी भी कोरी स्लेट के समान नहीं होते, कुछ ना कुछ वो पूर्व ज्ञान लेकर के विद्यालय में प्रवेश करते हैं। बहुत सारी चीज पता होता है यार, घर के बारे में, मम्मी पापा कौन है, यहाँ तक कि विद्यालय है, स्कूल है करके भी उनको पता होता है। तो आप उनको कैसे बोल सकते हो कि कोरी स्लेट होते हैं करके, ठीक। लेकिन इन्होंने क्या कहा है जॉन लॉक ने, कि बच्चे जो है वो कोरी स्लेट के समान होते हैं। उसके बाद आप जो है अपना जो भी चीजें हैं उनको क्या कर सकते हो, सिखा सकते हो। जैसे मैं बोलती हूँ ना कि बच्चे एक लोंदे के समान होते हैं, उनको बनाना एक शिक्षक के ऊपर होता है, एक माता पिता के ऊपर होता है कि आप उनको कौन से रूप में ढा रहे हो। क्या आप उनको चोर लुचक्का डाकू ये सब बना रहे हो, क्या आप उनको इंजीनियर डॉक्टर टीचर बनाने के लिए उसको तैयार कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो यही है कि एक बच्चा जो है वो कुछ भी नहीं सीखे रहता, मतलब थोड़ा सा ज्ञान लेके जाया रहता है, लेकिन विद्यालय में जैसा ही प्रवेश करता है, देखना 1 साल के अंतर्गत उनका पूरा व्यवहार क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। थोड़ा सा उनका बोलने का तरीका, सभी से कैसे बात करना है, रेस्पेक्ट कैसे करना है, बहुत सारी चीजें इनके व्यवहार में क्या हो जाती है, परिवर्तन हो जाते हैं। साथ ही साथ जिनके बारे में नहीं भी जानता, इसके बारे में पहली बार जाके हालांकि ये सुनेगा, पढ़ना लिखना जान लेगा, ठीक। इसके बारे में पढ़ना लिखना जान लेगा, ये क्या है, ये सब के बारे में क्या पहले जानते थे, क्या नहीं जानते थे, लेकिन स्कूल जाने के बाद ये क्या कर लिए, सीख गए। यही क्या होता है, अधिगम होता है, कि पहले आप कुछ नहीं जानते थे, लेकिन जैसे ही आपने कुछ न कुछ जाना, उसके बाद आपके जो व्यवहार में परिवर्तन हुए, वही क्या कहलाते हैं, अधिगम कहलाते हैं, ठीक है। अब चलिए यहां से हम क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद जितने भी मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने परिभाषा दी है वो सबको मैं आप लोगों को बताऊंगी और याद भी करवाऊंगी, ठीक है। चलिए बिल्कुल, कोरा कागज कोरी स्लेट कौन हो जाएंगे, तो जॉन लॉक, ठीक है। हाँ ठीक, चलिए। अधिगम एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। कारण पूछा गया है कि व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक अनुभव प्राप्त करता रहता है, ठीक है। चलिए बताइए, कथन कारण सही है और व्याख्या भी कर रहा है, दोनों सही है, व्याख्या नहीं कर रहा है। कथन सही है, कारण गलत है, कि कथन गलत है, कारण सही है, बताइए। हाँ, तो मैंने बताया ना कि अधिगम के बारे में एक चीज और याद रखना है कि पूरा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आप अपनी लास्ट सांसें भी गिर रहे होते ना, देख लो अभी के जो दादा है ना, अब उनको मोबाइल के बारे में नहीं पता है, बेचारा मरने वाला है एकदम, तो आप बोल रहे हो कि दादा थोड़ा मोबाइल चला के जाओ, है ना, उनको सिखा दिए टच करने के लिए, कॉलिंग करने के लिए, तो बताओ कुछ ना कुछ सीख के गया कि नहीं गया। तो यही होता है कि आजीवन ये चलने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप 70-80 की उम्र में पढ़ने नहीं सीख सकते, कंप्यूटर नहीं चला सकते, मोबाइल नहीं चला सकते, बिल्कुल चला सकते हैं यार, ठीक है। यही तो अधिगम होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पढ़ना ही अधिगम होगा, और नए नए टेक्नोलॉजी आप सीख रहे हो, ये सभी चीजें जो है क्या होती है, अधिगम होती है। तो अधिगम एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। और व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक अनुभव प्राप्त करता रहता है, ये भी सही है। अब बताइए, ये यहाँ पे व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है कि नहीं। अधिगम एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि यह व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक अनुभव प्राप्त करता है। एक व्यक्ति जो है इसमें जन्म से मृत्यु तक
क्योंकि आजीवन बोला गया है, आजीवन बोलने का मतलब है जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो कहीं ना कहीं जो कथन में बोला गया है उसको कारण उसका स्पष्टीकरण दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कि भाई इसमें बोला क्या गया है आजीवन, और यहाँ पे क्या बोला गया है जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आजीवन के ही तो बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे कथन भी सही है, कारण भी सही है, और दोनों एक दूसरे का व्याख्या भी प्रॉपर तरीके से कर रहा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, चलिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, ठीक है। कथन है सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, यह परिवर्तन केवल जन्मजात गुणों के कारण होता है। चलिए बताइए, इजी है क्वेश्चन, ठीक। तो देखो आप लोग का भी पूरा अब आदत हो गया ना कथन कान वाले क्वेश्चन बनाने का, तो ऐसे ही हलवा लगता है ये। बस थोड़ा सा इसके बारे में थ्योरी पढ़ोगे ना तो ऐसे ही बन जाएगा, ठीक। नहीं पढ़े रहोगे तब थोड़ा दिक्कत होगा बनाने में। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना क्वेश्चन का तो आपको दिक्कत होगा कि कथन तो सही है, कारण भी सही है, लेकिन व्याख्या कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको व्याख्या कर रहा है कि नहीं ये तो दिया ही रहेगा फंसाने के लिए, ठीक है। तो ये माइंड का आपका खेल रहता है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना पूरा आपको क्या हो जाएगा, वहां पे प्रैक्टिस हो जाएगा कि अब तो ये इजिली में क्या कर सकता हूँ, इसको बना सकता हूँ। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। सीखने के बाद हमारे व्यवहार में पूरे परिवर्तन हो जाते हैं। आप लोग भी देखते होंगे कि जब हम 12वीं के बाद जैसे ही निकलते हैं, ठीक है, उस समय हमारा व्यवहार अलग रहता है, लेकिन जैसे ही हम जैसे कॉलेज जाते हो तो वहां पे व्यवहार थोड़े चेंज हो जाते हैं, थोड़ा सजने संवरने, अपने आप को लुकिंग अच्छा दिखाने। स्कूल तक का उतना नहीं रहता, अब तो सबका हो गया है, लड़के लड़की सब जो है सज धज के जाते हैं ना। हमारे टाइम में नहीं होता था, जैसे रहते थे वैसे ही चले जाते थे। कॉलेज में भी उतना ज्यादा सजने संवरने नहीं रहता था, लेकिन अब के लोगों का हो गया है, ठीक। तो उस समय भी व्यवहार में परिवर्तन। जैसे ही आपका ग्रेजुएशन हो जाता है, आप तैयारी करते हो, ठीक है, जैसे कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, आईएएस का तैयारी कर रहे हो, पीएससी का तैयारी कर रहे हो, सीजीपीएससी का ही क्यों ना हो, तो वहां पे भी देखना जब आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो तब, और तैयारी करने के बाद देखना आपके व्यवहार में कितने ज्यादा परिवर्तन हो जाते हैं। पहले आप चीजों को मतलब जो आपको दूसरे जो है वो बताए थे उनके अकॉर्डिंग आप चलते थे, लेकिन आप खुद उस चीज को पढ़ते हो, एनालिसिस करते हो, हिस्ट्री के बारे में आप जानते हो कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है, हमारे साथ क्या क्या हुआ है, ठीक है। मतलब धर्म जो है वो कैसे बना है, व्यक्ति में कैसे कैसे परिवर्तन आए हैं, ठीक है। सबको जब आप पढ़ते हो तो आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हो कि नहीं, आपका सोच भी वहां पे क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है वो हमने ही बनाया है और इसको चेंज भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, मतलब हम वहां पे सीख जाते हैं, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीजें मतलब वहां पे हम सीख जाते हैं। तो बिल्कुल ये सही होगा। और यह परिवर्तन केवल जन्मजात गुणों के कारण होता है, तो केवल जन्मजात गुणों के कारण नहीं होता, बल्कि हम जब तक चीजों को नहीं सीखेंगे, खुद से अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हम जान भी नहीं पाएंगे, ठीक। ऐसा नहीं कि जन्मजात कहाँ से सीखोगे यार, मम्मी पेट में थोड़ी ना बता देगी बेटा ऐसा ऐसा रहता है, ऐसा करके थोड़ी ना आप सुन के आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कथन सही है लेकिन कारण क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्न मनोवैज्ञानिक के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। इन्होंने कहा था, और इसमें का जितने भी क्या है परिभाषा है मोस्ट आईएमपी है, ठीक है, एकदम याद कर लेना क्योंकि कई बार पूछा गया है। 2-3 लोगों का परिभाषा यहाँ से ऐसे ही पूछा गया है। चलिए बताइए कौन हो जाएंगे, ठीक। तो मैं बता देती हूँ, देखिए गेट्स का क्या था, इन्होंने क्या कहा था कि अनुभव के द्वारा जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, अनुभव के द्वारा जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, जो अभी स्टार्टिंग से आपको बता रही हूँ, ठीक है, वो परिभाषा किनका है, गेट्स का ही है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था, ठीक, इसमें राइटिंग थोड़ा गंदा बनेगा क्योंकि बोर्ड काम नहीं कर रहा है अच्छे से। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन। 2-3 बार ऐसे देखोगे ना, इसको ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। 2-3 बार देखोगे ऐसे ही याद हो जाएगा। किन्होंने कहा था, गेट्स ने। जो हम अभी परिभाषा अभी तक किनका पढ़ रहे हैं, अधिगम का, कि अनुभव के द्वारा, जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे किसी भी चीज को सीख पाएंगे क्या, नहीं, अनुभव करेंगे तभी तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आएगा, और वही क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। किन्होंने कहा था, तो आपको याद रखना है, गेट्स ने कहा था, ठीक, याद रहेगा, एक हमको ऐसे ही याद होगा, गेट्स। अब देख लो कुछ भी कनेक्ट हो रहा है तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। तो गेट्स का आपको याद रखना है कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखना है, अधिगम कहते हैं, ठीक है। याद रहेगा सभी को। चलिए अब वुडवर्थ का भी याद रखते हैं। हाँ, वुडवर्थ का भी याद रखिए।
बिल्कुल, वुडवर्थ का यही है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की क्या कहलाती है, प्रक्रिया कहलाती है। तो ये किनका स्टेटमेंट है, तो आपको याद रखना है वुडवर्थ भाई साहब का, ठीक है। तो नवीन ज्ञान, नवीन अर्जन याद कर लेना, वुडवर्थ, ठीक। तो जैसे कुछ भी हम बनाते हैं लकड़ी का, मुझे ऐसे करके मैंने कनेक्ट कर लिया था सबके माइंड में। हम देखो, व्यक्तित्व भिन्नता तो सब में पाई जाती है, ठीक है। तो मैं अलग सोचते रहती हूँ, याद करने के टाइप आपका माइंड कहीं अलग अलग जाता होगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कनेक्ट करने के लिए जो हमारे आसपास आदमी भी रहते हैं उन लोग से भी हम कनेक्ट करते हैं, है ना। तो सबका माइंड अलग अलग चलते रहता है, तो मेरा भी अलग अलग चलते रहता है उस टाइम। तो देखो, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया बोलने का मतलब है कि देखो, वुड बोलने का मतलब है लकड़ी, ठीक है। वुड बोलने का मतलब है लकड़ी। तो लकड़ी से हम क्या कर सकते हैं, नई नई चीजें बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। लकड़ी को देखते हैं तो और हमको नई नई चीजें बनाए तो और ज्ञान प्राप्त होता है कि यार यार इससे हम फर्नीचर भी बना सकते हैं, सजाने वाला सामान भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्रिया हम करने लग जाते हैं अच्छे अच्छे, अच्छा लड़की हो गया क्या, लकड़ी, ठीक है। वुड जी, वुड दे वुड है, ठीक। तो वुड वर्ड से ऐसे याद रख लेना, नवीन ज्ञान और नवीन क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ ठीक है, नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना ही क्या है, सीखना है, ठीक है। किन्होंने कहा था, तो वुडवर्थ ने। तो नवीन नवीन करके आपको वुडवर्थ को याद रखना। स्किनर, मोस्ट आईएमपी, चलो बताओ स्किनर का, ऑनलाइन वाले बताएंगे जल्दी से, मुझे पता है आप लोग को भी पता है। हाँ, स्किनर का पता है किसी को, एकदम अभी बोलूंगी ना तो हाँ मैम ये तो हमें याद था ऐसे बोलोगे, एकदम फेमस है ना, और आता भी है, 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है। बताओ कौन सा हो सकता है, बताइए स्किनर का कौन सा हो जाएगा। चलिए वीरेन जी जल्दी से बताइए। अच्छा, आप लोग भी ऐसी बनाए थे, ठीक ठीक। हाँ वेरी गुड वर्षा जी, वीरेन जी एकदम सही है। उत्तरोत्तर सामंजस्य याद आया आप, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रतिक्रिया है, नहीं सुने थे, सच में नहीं सुने थे। सीजी टेट की तैयारी करते हो तो एकदम आईएमपी है, जब आप अधिगम पढ़ते हो तो स्किनर का, ठीक है। तो याद रखना है आपको स्किनर भाई साहब का, इन्होंने क्या कहा था कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की क्रिया है। की पॉइंट आपको याद रखना है, उत्तरोत्तर सामंजस्य, ठीक है। इसको भूल ही नहीं सकते यार, आप लोग को कैसे याद नहीं है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखो ऑनलाइन वालों को सबको याद है, ठीक है। वर्ग 3 का इंग्लिश का मैथ्स का पीडीएफ कब डलेगा, डल जाएगा उषा जी, ठीक है। आज से नया बैच स्टार्ट हो चुका है आप लोगों को, कल से प्रॉपर क्लास हो जाएगी, ठीक। तो आप लोगों का जो पीडीएफ है वो सब जो है वो डल जाएगा। चलिए हो गया, सीखने व्यवहार में क्या है, उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रतिक्रिया है, ठीक है। क्रो का भी है, याद रख लेना। चलिए क्रो एवं क्रो का देख लेते हैं। क्रो एवं, नया पेज में बता देती हूँ, क्रो एवं क्रो का, ठीक है। देख लेना कैसे कनेक्ट करना है। तो क्रो एवं क्रो ने क्या कहा था, अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिव्यक्ति का क्या है, अर्जन है। अधिगम आदतों, आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है, ठीक है। तो इनका भी कैसे करके याद किया था मैंने, जैसे क्रो मतलब कौवा होता है, ठीक है। तो उनका आदत ही रहता है, जैसे घर में काव काव करना, पढ़ते वढ़ते रहते हो तो डिस्टर्ब करना, तो ऐसे करके कुछ भी हो यार, आप अपने तरीके से भी क्या कर सकते हो, इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इतना सारा परिभाषा है ना, हर टॉपिक में आपको परिभाषा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे कुछ ना कुछ कनेक्ट करके याद करोगे तभी ये याद रहेगा, ठीक।
हाँ चलो भाई, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक। तो क्रो एवं क्रो का क्या याद रखना है? आदत, ठीक, ज्ञान और अभिवृत्ति। सही बात है यार। अधिगम क्या है? हम जो भी आदत का क्या करते हैं, अर्जन करते हैं, ज्ञान को अर्जित करते हैं, अभिवृत्तियों को जो अर्जित करते हैं, यही क्या होता है? अधिगम होता है, ठीक है। ऐसा किन्होंने कहा था? तो क्रो एवं क्रो ने कहा था, ठीक। उसके बाद आपको याद रखना है किनका? वुडवर्थ का हो गया था क्या? हाँ, गेट्स का भी हो गया, स्किनर का भी हो गया, पॉलॉन का याद रखना। पॉलॉन को याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये आया हुआ क्वेश्चन था पॉलॉन का, यहाँ से बहुत लोगों का पूछा गया है, ये भी आ चुका है। और मैंने बताया ना, स्किनर का भी आ ही चुका है, ये वाला कई बार पूछा है। व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की क्रिया, ठीक है। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ये भी आ चुका है। यहाँ से हर जो क्या है परिभाषा है वो इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखना है, ठीक है। एक भी ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं होगा। पॉलॉन ने क्या कहा था? अनुकूलित क्रिया के परिणाम स्वरूप, ठीक है। अनुकूलित क्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण क्या है? अधिगम है। बस की पॉइंट को लिखा रही हूं, ठीक है। तो देखो, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे? पॉलॉन ने अधिगम का सिद्धांत दिया था कि नहीं? और उनके अधिगम का सिद्धांत का क्या नाम था? जैसे स्किनर का क्या नाम था बताइए? स्किनर ने किस पर रिसर्च किए थे? चूहों पर, कबूतर पर, बिल्ली ने किन पर किए थे? अभी इसके बाद उन्हीं को पढ़ने वाले हैं। ये पूरा अधिगम खत्म होगा, उसके बाद जितने भी अधिगम के सिद्धांत है ना, कौन कौन मनोवैज्ञानिक आएंगे, पूरा डिटेल में उसको करेंगे, ठीक है। वहां से क्वेश्चन करेंगे, भर भर के क्वेश्चन करेंगे। जैसे आप लोग बोलते हो ना कि एक टॉपिक से मैम कम से कम 50 क्वेश्चन करवा देना, अधिगम से हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। खोज खोज के लाऊंगी मैं, बिल्कुल कूट वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो पॉलॉन ने क्या कहा था? अनुकूलित अनुक्रिया। याद करिए, उन्होंने कुत्तों पर क्या किए थे? उनके कुत्ते के आदत का मतलब उन्होंने रिसर्च किया था कि नहीं? और उनका जो अधिगम, उनके सिद्धांत था, उनका नाम क्या था? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत बोलते थे कि नहीं? अनुबंधन का सिद्धांत बोलते थे कि नहीं? ठीक है। तो इसका एक नाम और क्या था, तो आपको याद रखना है, इसके नाम को अनुकूलित अनुक्रिया भी बोलते हैं। याद होगा अगर कोई पढ़े होंगे इनके बारे में तो, ठीक है। अनुकूलित अनुक्रिया इनके सिद्धांत को बोला जाता है। तो आपको याद रखना है, इसको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। जहां पे भी अनुकूलित क्रिया आता है, अनुक्रिया आता है, कौन हो जाएंगे? वो पॉलॉन हो जाएंगे। ये अपने ही सिद्धांत के समान क्या देंगे? स्टेटमेंट देंगे यार कि अनुकूलित क्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का जो निर्माण होता है वही क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा, ठीक है। कुत्ते का आदत पर, उनके व्यवहार पर उन्होंने क्या किए थे? रिसर्च किए थे नहीं, और नाम क्या दे दिए थे उन्होंने? अनुकूलित अनुक्रिया करके, ठीक। तो कौन हो जाएंगे? पॉलॉन हो जाएंगे। याद हो गया क्या ये भी? हाँ बिल्कुल सही है, आदत निर्माण, ठीक। हाँ बिल्कुल ठीक, याद रख लेना कब कब किए थे? 1948 में, और कब किए थे? ठीक। चलिए, और किसी का बच गया है क्या, देख लेते हैं। हाँ, विलियम मैकडूगल, इनका भी याद रख लेना, एकदम इजी है। विलियम मैकडूगल, विलियम मैकडूगल, ठीक। तो विलियम मैकडूगल ने क्या कहा था कि व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, ठीक है, हमारे व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या बोला जाता है? अधिगम कहा जाता है। व्यवहार के कारण, व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। इजी है, कैसे याद रखोगे इसको अब? ठीक, मैकडूगल से क्या याद रखना है? मानव याद रखना है, और मानव का हमेशा क्या रहता है? व्यवहार, ठीक। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। तो मैकडूगल ने क्या कहा था? व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो अधिगम बोलेंगे, ठीक है। तो मैकडूगल से मानव याद रखना। इनका अधिकतर जो है वो मानव जैसा ही होता है ना, मानव से ही कनेक्ट कर करके याद करना। जितने भी मैकडूगल वाले जो परिभाषा आएंगे ना, अलग अलग जैसे टॉपिक में अलग अलग क्या देंगे? परिभाषा देंगे, तो लगभग ये कनेक्टिव वाला रहते हैं, है ना। तो देखो व्यवहार है तो व्यवहार वाले ही ज्यादा देते हैं ये, ठीक है। तो मैकडूगल का याद रखना कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। और एक और बच गए, काल्विन का।
ठीक है, काल्विन का एक और बच गया। बस इतना ही है, इतना आप लोगों के लिए पर्याप्त है, इससे बाहर और नहीं पूछा जाएगा अधिगम के बारे में। ये पूरा इतना ही था अधिगम में, ठीक है। चलिए, इन्होंने क्या कहा था, तो अधिगम अनुभव के कारण, अनुभव के कारण हमारे मौलिक, ठीक, तो यहाँ पे कनेक्ट करना है किनको, मौलिक को कनेक्ट करना है कि मौलिक व्यवहार में क्या संशोधन है, अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में क्या लाता है, संशोधन लाता है, व्यवहार में संशोधन लाता है। देख लो अब कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, ठीक, ये आपके लास्ट परिभाषा, अब नहीं है, इसके बाद खत्म, ठीक। हाँ, आज बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, माइंड फ्रेश रहता है, ठीक, याद भी होगा, देखना आप लोगों को पूरा आज का परिभाषा याद हो जाएगा, ठीक है, सबको अच्छा लग रहा है क्या, ठीक है, इसी टाइम में मैं क्लास लूंगी, ठीक। चलिए, तो हमने कितना परिभाषा देख लिया, 5 से 6 परिभाषा देख लिए। सबसे पहले आपको याद रखना है नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया, तो नई नई चीज किससे बनाएंगे, वुड से, लकड़ी से, तो कौन हो जाएंगे, वुडवर्ड हो जाएंगे। गेट्स, गेट्स से याद रखना अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, तो गेट से जैसे ही आपको लग जाता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, गेट से थोड़ा बच के निकलते हो नहीं आप लोग, लगा होगा आपका हाथ पर भी कभी कभी आपके घर में गेट में, मुझे लगा हुआ है, ठीक है। तो एक बार मुझे व्यवहार मतलब क्या हो जाता था, मतलब मेरे साथ जो अनुभव हुआ है, ठीक, लगने के बाद फिर मैं अब कोंटे कांटे से ऐसे निकलती हूँ, ठीक, ताकि लगे मत, तो ऐसे गेट करके याद रख लेना, ठीक। तो गेट ने जो असली परिभाषा है उनको दिए हैं कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, ठीक। स्किनर ने क्या दिया है, तो स्किनर का आपको याद रखना है सीखना, मोस्ट आईएमपी है, भले कुछ मत याद रहा है, इसको याद रख लेना कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर को याद रखना, क्योंकि व्यवहार से मैंने मैकडूगल को भी आप लोगों को याद करवाए हैं, ठीक है। तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की क्रिया, ये दोनों की पॉइंट को याद रखना, किसके संबंध में, स्किनर के संबंध में, सामंजस्य, स्किनर, ठीक है, सामंजस्य और स्किनर याद रहेगा, उत्तरोत्तर सामंजस्य की क्या है, क्रिया है, ठीक। उसके बाद किन्होंने कहा था, तो आपको याद रखना है क्रो एवं क्रो ने, तो आदत, ठीक, कौवा का आदत रहता है काव काव करने का, उनका अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हैं, तो अधिगम आदतों ज्ञान अभिवृत्तियों, ठीक है, उनका अभिवृत्ति ही रहता है, ठीक। तो ऐसे करके याद रख लेना, अधिगम आदतों ज्ञान अभिवृत्तियों का क्या है, अर्जन करना ही क्या है, अधिगम है, ऐसा किन्होंने कहा था, क्रो एवं क्रो ने। पॉलॉन ने क्या कहा था, तो पॉलॉन को याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको याद रखना है उनके अधिगम के सिद्धांत का क्या नाम था, क्या नाम था, अनुकूलित अनुक्रिया, तो वैसे ही वो परिभाषा देंगे, अनुकूलित क्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण, ठीक, कौन हो जाएंगे, पॉलॉन हो जाएंगे। मैकडूगल से याद रखना है व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, ठीक है। और काल्विन का लास्ट है कि अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में क्या संशोधन लाता है, बिल्कुल सही कहा था कि अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में जो हमारे व्यवहार है उसमें क्या लाता है, संशोधन परिवर्तन लाता है, तो किन्होंने कहा था, काल्विन ने, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन इधर हम बनाते जाएंगे, ठीक, तो हो गया क्या इधर, चलिए, किसके अनुसार सीखना आदतों ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन है, चलिए बताइए, एकदम इजी हो गया आप सबके लिए, ठीक, ऐसे ही बना सकते हो इसको, कौन होंगे बताइए भाई, याद कर लिए ना सभी, कौन होंगे, ठीक। तो यहाँ पे आदत, सबको कौवा याद आ गया होगा, उनका आदत थी है, ठीक है, ज्ञान है, अभिवृत्ति है, तो कौन हो जाएंगे, क्रो एवं क्रो हो जाएंगे। स्किनर का क्या है बताइए जल्दी से, लिखूंगी नहीं, मुंह में बताइए, उत्तरोत्तर सामंजस्य की क्रिया है, ठीक है, सीखना उत्तरोत्तर सामंजस्य की क्रिया है। गेट्स ने क्या कहा था, ठीक, अनुभव के कारण व्यवहार में परिवर्तन, ठीक, और वुडवर्थ ने नवीन ज्ञान और नवीन अभिवृत्ति, ठीक है, बस ये की पॉइंट याद होना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये सब 1 2 3 4 है, ठीक। चलिए बताइए, अधिगम की विशेषताओं के संदर्भ में सही कथन आपको चुनना है। अधिगम परिवर्तनशील होता है, आजीवन प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है कि सक्रिय प्रक्रिया है, बताइए। अधिगम से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे ना, अभी हम इनका देखेंगे, आईएमपी है इसमें एक मोस्ट, हाँ ठीक, चलिए आंसर करिए।
गेने के सोपान को आप लोग पढ़ के आ जाना, कल उसका क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। पूरा क्रम में उसको जमाने के लिए दे देंगे व्यापम, जानते हो ना, पूरा क्रम वाला क्वेश्चन को ढूंढते रहते हैं। जैसे आप लोगों को अभी आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत दे दिए थे पदानुक्रम सिद्धांत का सीजीटेट में, ठीक, तो सभी सबको याद है ना, उसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको पता है कि आपकी पहली आवश्यकता क्या होती है तो उसको बिल्कुल क्रम में आप जमा सकते हो। जो नहीं भी पढ़े होंगे ना और जिसके पास थोड़ा सा दिमाग रहा होगा वो बिल्कुल इजली तरीके से उसको बना के आया होगा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारी पहली आवश्यकता ही क्या होती है, क्या होती है, रोटी कपड़ा होती है, नहीं, कपड़ा जरूरी है हमारे लिए और पेट भरना जरूरी है, ठीक है। मकान तो बात की बात हम सोचेंगे, फुटपाथ में रह लेंगे, लेकिन पहले हमको कपड़ा चाहिए तन ढकने के लिए और एक हमको पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, यही हमारा सबसे पहली आवश्यकता होती है। उसके बाद हमारी आवश्यकता जो है वो बढ़ती जाती है। लाऊंगी यहाँ से भी क्वेश्चन, लेकिन इसमें जो रॉबर्ट अगेनी का अधिगम सिद्धांत है उसको आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अधिगम की विशेषताओं के संदर्भ में सही कथन चुनना है। अधिगम परिवर्तनशील है, बिल्कुल परिवर्तनशील है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक भी बोलते हैं हमारे व्यवहार में खुद परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तनशील तो होगा ही होगा। आजीवन ये चलने वाली प्रक्रिया होती है, सतत प्रक्रिया होती है, कभी भी नहीं रुकती और हमेशा ये कैसे होती है, एक्टिव होती है, सक्रिय प्रक्रिया होती है। तो इसमें से मुझे सभी जो है वो क्या लग रहे हैं, सही लग रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल, हाँ लालिमा जी एकदम सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अधिगम के संबंध में गलत कथन को पढ़िए और उत्तर दीजिए। हाँ चलिए पढ़िए और उत्तर दीजिए। गलत बोला गया है ना, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, ठीक, यहाँ पे ये दो है ना। अर्जित व्यवहार की प्रकृति स्थायी होती है, सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सीखना केवल जन्मजात होता है। चलिए बताइए कौन सा इसमें से गलत है, ऐसा पूछा गया है, बताइए। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो बन जाएगा। अभी तक अधिगम के बारे में आपने क्या क्या मतलब सीखा, क्या क्या जानते हो उसके बारे में, कौन सा सी हो सकता है, ठीक, हाँ बस देखो, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, ये तो एकदम सही है। अर्जित व्यवहार की प्रकृति स्थायी होती है, ये बोला गया है। देखने में एकदम हमको कैसे लग रहा है, गलत लग रहा है ना कि स्थायी होती है, बोल रहे नहीं, मतलब सही लग रहा है ना कि हाँ स्थायी हो सकती है, लेकिन स्थायी यहाँ पे ये नहीं होती। कैसे नहीं होती, अब देखो यहाँ पे अर्जित बोला गया है और ठीक है, अर्जित बोला गया है। कभी कभी जन्मजात चीजें को भी हम भूल जाते, अर्जित चीजें बोला गया। अब बताओ कि अभी आप तैयारी कर रहे हो शिक्षक भर्ती की, ठीक है, और 2 साल बाद मैं आपको इसके सिलेबस को पूछूंगी या कुछ भी चीजों को पूछूंगी, आप बता पाओगे क्या, नहीं बता पाओगे। अर्जित ही तो कर रहे हो ना आप इन चीजों को। आप डांसिंग क्लास जा रहे हो, 4 साल बाद आपने अचानक छोड़ दिया है, 4 साल हो गया, अब आपको डांस करने के लिए बोलूंगी तो आप वो फॉर्म में डांस कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। तो यही चीज है कि हम ना कोई भी चीज को अगर सीखते हैं तो स्थायी नहीं होता, तब तक स्थायी नहीं होता जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते रहते। जहां पे आप प्रैक्टिस करना छोड़ देते हो मतलब वो क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है, ठीक है। हाँ गर्मी लग रहा है, ठीक। तो यहाँ पे कभी भी जो अर्जित व्यवहार होते हैं वो कभी भी स्थायी नहीं होता है, वो अस्थायी भी हो सकता है। आप देखते हो यार, अभी 12वीं या 10वीं का जितना भी है खुद आप लोग भूल गए हो, तभी तो आप लोग पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड हमारा सिलेबस रहता है, तब भी हम उसको क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है, लेकिन सीखना केवल जन्मजात होती है, ये नहीं होती, बल्कि ये अर्जित होती है। और अर्जित भी कैसी होगी, स्थायी नहीं होगी। जब तक हम इसको प्रैक्टिस नहीं करते रहेंगे, छोड़ देते हैं एक टाइम तक, तो इसको ऑटोमेटिक हम खुद भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 और 4 जो है वो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम की विशेषताओं के संबंध में आपको बताना है कि अधिगम विवेकपूर्ण होता है, अधिगम सीमित प्रक्रिया है, अधिगम क्रियाशीलता का परिणाम है, कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है। ये सब जितने भी अधिगम के क्या है गुण है उसको याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से पूछे जा सकते हैं आपको इनकी क्वालिटीज के बारे में, ठीक है, कि अधिगम में कौन कौन सी चीजें होती है, कौन कौन से नहीं होती करके, ठीक। हाँ एसी बंद हो गया है वीरेंद्र जी, ठीक। चलिए अधिगम की विशेषताओं के संबंध में आपको बताना है। तो अधिगम विवेकपूर्ण होता है, पूछा गया है, सीमित है, क्रियाशीलता का परिणाम है, कि व्यवहार में परिवर्तन लाता है। क्या आंसर लगाओगे, ठीक, KMM सॉरी KMN, ठीक। देख लेते हैं, अधिगम विवेकपूर्ण होता है, बिल्कुल सही है। इसको हम सीखने के बाद हमारा जो अभिवृत्ति है वो विवेक हो जाता है, ठीक है। कभी कभी हम में नैतिकता नहीं होती, लेकिन बहुत सारी चीजें पढ़ने सीखने के बाद ऑटोमेटिक नैतिकता आ जाती है, ठीक। विवेक हम में धैर्य ये सब आ जाता है,
अधिगम सीमित प्रक्रिया है, सीमित तो ये नहीं है, ठीक। अधिगम क्रियाशीलता का परिणाम है, बिल्कुल सही है, जितना हम कार्य करेंगे उतना हमको परिणाम मिलेगा। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है, ये तो एकदम सही है। तो यहाँ पे एल को मिटा दो, एल वाले को, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन ए है, करके सीखना विधि बाल केंद्रित होती है, कारण आर है, इसमें शिक्षण का केंद्र शिक्षक होता है, ठीक। तो इसमें अभी आप बहुत सारे क्या पढ़ोगे, विधि पढ़ोगे, अधिगम के विधि की हम बच्चों को कैसे कैसे अधिगम करा सकते हैं, इसमें बहुत सारी विधि है। जैसे आप लोग पढ़ोगे खेल खेल में सिखाना, करके सिखाना, मॉन्टेसरी विधि आप लोग पढ़ोगे, और डाल्टन का पढ़ोगे, ठीक है। हाँ चलिए, तो बताइए इसका सही आंसर। करके सीखना विधि बाल केंद्रित होती है, ठीक है, इसमें शिक्षण का केंद्र शिक्षक होता है, ये तो सही लग रहा है मुझे। अब बताइए आर सही है कि नहीं, रीजन, ठीक है। देखो करके सीखना विधि बाल केंद्रित होती है, तो बाल केंद्रित जो है वो बालक यहाँ पे केंद्रित होगा ना भाई, बालक जो है वो क्या होगा, केंद्रित होगा। यहाँ पे क्या दे दिया गया है, शिक्षक केंद्रित होता है बोला गया है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऐसे चीजों को आप लोगों को ध्यान से पढ़ के आंसर लगाना है, ठीक है। तो कथन यहाँ पे सही है और कारण क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। सी आ रहा है सबका आंसर, चलिए गुड, एकदम सही आंसर लगा रहे हैं। करके सीखना अधिक स्थायी अधिगम प्रदान करता है, और कारण पूछा गया है कि इसमें शिक्षार्थी स्वयं क्रिया करके सीखता है। आंसर करेंगे, चलिए इसका भी सी आ रहा है। करके सीखना अधिक स्थायी अधिगम प्रदान करता है, करके सीखना अधिक स्थायी, बिल्कुल। देखो हम बच्चों को भी अब आजकल पूरा हर चीज में क्या कराते हैं, करके सीखने पर ही हमारा जो अधिगम है वो आधारित होता है कि नहीं, हर चीज को। अगर आपको उनको नमक के बारे में बताना है, ठीक है, कोई भी, जैसे आप किनके बारे में बताते हो, खारा वाला जल के बारे में बताते हो, क्या बोलते हो उसको, मृत सागर बोलते हैं क्या, ठीक है। तो आप खुद प्रैक्टिकल करवा सकते हो, घर से नमक ला लो, 2 गिलास रख दो, एक में नमक घोल दो, एक में ऐसे ही करो, ठीक है। तो ये सब चीज हम करवाते भी है, ठीक है। बहुत सारे टीचर को भी आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे वायरल होते रहते हैं। तो वहां पे बच्चों को जितना ज्यादा करके आप करोगे उतना वो स्थायी रूप से जो देखे रहेंगे वो उनको ज्यादा याद रहेगा, ठीक है, ना कि सिर्फ किताबी कीड़ा तक। तो ये सही हो जाएगा, इसमें शिक्षार्थी स्वयं क्रिया करके सीखता है, ये भी एकदम सही है। अब बताइए व्याख्या कर रहा है कि नहीं, ठीक। तो व्याख्या भी कर रहे हैं क्या, क्योंकि करके सीखना स्थायी होता है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी स्वयं करके सीख रहे हैं, और स्वयं करके सीख रहे हैं, स्वयं प्रैक्टिकल कर रहे हैं, मतलब वो तो स्थायी होगा, उनका ज्ञान भी स्थायी हो जाएगा, उनको लंबे समय तक कैसे रहेगा, ये याद रहेगा, ठीक है। चलिए, अनुकरण विधि में शिक्षक आदर्श का कार्य करता है और बालक दूसरों को देखकर सीखता है, ठीक। कथन और कारण दोनों सही है, तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण व्याख्या नहीं है। कथन सही है, कारण गलत है, कथन गलत है, कारण सही है। बताइए, ठीक। ये विधि को मैं बताऊंगी, आप लोगों को एक साथ बताऊंगी। अनुकरण विधि, अनुकरण बोलने का मतलब है कि देखो ये तो बचपन में ही हम करना ही स्टार्ट कर देते हैं, मतलब बच्चे जो है वो जैसे जन्म के बाद है ना, जैसे उनको लैंग्वेज बोलना आता है तो वो तो अनुकरण करके ही लैंग्वेज को सीखता है। एक बच्चा जहाँ पे भाषा है ही नहीं वहां पे ले जाओ एक ऐसे बच्चे को जिनका डेट ऑफ बर्थ सेम है, 2 बच्चे का, ठीक है। एक बच्चे को आप जहाँ पे भाषा है वहां पे आप छोड़ दो, और एक बच्चे को जहां पे भाषा नहीं है वहां पे आप छोड़ दीजिए, जैसे जंगल में छोड़ दो, या एक सुनसान रूम में आप बंद कर दो जहां पे कोई दूर दूर तक आवाजें नहीं आ रही। ये बच्चा जो है वो उनको नहीं भी सिखाओगे तब भी ये भाषा को क्या करेगा, बोल लेगा, सीख जाएगा, सामाजिक प्राणी बन जाएगा। उनको पता है कि समाज के लोग बोल रहे हैं, मेरे सामने वाले लोग बोल रहे हैं, मतलब मैं भी बोल सकता हूँ। और बिल्कुल आपको अनुकरण करके हूबहू आपका कॉपी पेस्ट करके बोलेंगे। तभी तो बोला जाता है ना कि बच्चों के सामने कुछ गलत मत बोलो, नहीं तो फिर पूरा और चीज को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, ठीक है। ये बच्चा जो है वो इसको जिनको सुनाई भी नहीं देता है तो इसको ये पता चलेगा क्या कि मैं बोल पाऊंगा, नहीं, ठीक। ये बोल ही नहीं पाएगा, इसको पता ही नहीं रहेगा कि मेरे अंदर एक क्या बोल लेना है नामक क्या एलईडी भी होता है करके, ठीक है। तो यहाँ पे अनुकरण विधि में क्या कर सकते हैं, ये स्वयं ये क्या करेंगे, अनुकरण के माध्यम से सीखेंगे। तो इस विधि में शिक्षक आदर्श का कार्य करता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब एक बच्चा जो है वो स्कूल जाता है, विद्यालय जाता है, तो यहाँ पे
सबसे पहले तो आप लोग देखते होंगे हम 1 2 3 4 को कैसे सीखे हैं। क्या एक बार शिक्षक ने हमको बताया और सीख गए क्या? एक साल तक पूरा इस चीज को हमको शिक्षक रटवाए कि नहीं? एक, फिर सबके सब बोलते थे उनके साथ में, एक चिल्लाओ रे, ऐसे बोलते थे, रोड तक जाना चाहिए करे, इतना चिल्ला चिल्ला के बोलते, तब हमको याद हुआ कि नहीं? बार बार कम से कम 4-5 महीने तक तो पूरा हमको गिनती ही रटवाया जाता था। 4-5 महीने तक तो हमको ए फॉर एप्पल से जेड तक ही रटवाया जाता था, अनारम ही पढ़ाया जाता था, फिर भी वो याद नहीं होता था हमको। ठीक है, तो यही चीजें हैं कि वहां पे हमारे जो शिक्षक है वो किनका काम करते थे? आदर्श अनुकरण मतलब समझते हो? आदर्श वाचन मतलब क्या होता है? आप लोग पढ़ोगे हिंदी पेडागोजी में आदर्श वाचन करके, क्या होता है आदर्श वाचन? किसी को पता है? अगर हिंदी पेडागोजी का मेरा क्लास देखे होंगे आप लोग, मैराथन करवाई थी तो बिल्कुल इसके बारे में बताई थी, याद होगा आप लोगों को, सीजीटेट में मैराथन करवाई थी जी। ठीक है, आदर्श वाचन मीन्स क्या होता है कि टीचर बोलेंगे उसके साथ साथ बच्चे भी उनका क्या करेंगे? वाचन करेंगे। उसके जस्ट बाद में जी, जैसे मैंने बताया ना कि गिनती हम पढ़ते हैं तो साथ साथ हम टीचर जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे हम भी करते हैं। तो यही चीज वहां पे बोला गया है कि अनुकरण विधि में शिक्षक आदर्श का कार्य करता है। तो बिल्कुल सही है कि शिक्षक के पीछे पीछे बच्चे भी उनका क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं, तभी वो सीखते हैं, नहीं तो वो नहीं सीख पाते। ठीक है, बालक दूसरों को देखकर सीखता है, ये भी बिल्कुल सही है। अब बताइए दोनों एक दूसरे का यहाँ पे व्याख्या कर रहा है कि नहीं? ठीक, चलिए बताइए, आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, रिपीट करेंगे, दोहराना। ठीक है, पीछे पीछे क्या करना? दोहराना। तो ये सबका एक एक चीजों का आप लोगों को अर्थ पता होना चाहिए कि भाई पता चला, आ गया आदर्श विधि, स्टेटमेंट में दे दिया, आप लोगों को पता चलिए, धपोड़ दिए फिर। ठीक है, तो पता रहना चाहिए आदर्श वाचन क्या होता है, पीछे पीछे बोलना, कोई भी हमारे बोलने के बाद उनको दोहराना क्या होता है? आदर्श वाचन होता है। तो इसका आंसर आप लोग क्या लगा रहे थे? ए आ जाएगा। ठीक, क्योंकि अनुकरण विधि में शिक्षक आदर्श का कार्य कर रहा है, क्योंकि बालक क्या कर रहा है? शिक्षक भी तो दूसरे है ना, और दूसरे को माता पिता भी दूसरे हो जाएंगे, दूसरे को ही देखकर वो क्या करता है? सीखता है। दूसरे बोलने का मतलब है कि अनुकरण के कारण मैं उसको दूसरे बोल रही हूँ, क्योंकि वो अपने से नहीं दूसरे के कारण क्या करेंगे? सीखेंगे। ठीक है, अनुकरण करके आदर्श, मम्मी पापा का भी सेम क्या आदर्श वाचन करते हैं बच्चे जो है वो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुकरण विधि केवल वयस्कों में पाई जाती है। अनुकरण द्वारा सीखना शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। बताइए, एकदम इजी है। तो अनुकरण सभी को पता है, बच्चे जो है वो शैशवावस्था से ही स्टार्ट कर लेते हैं अनुकरण करना, तभी तो उनको लैंग्वेज बोलने आती है। तो वयस्कों में कहाँ से आ जाएगा? ठीक है, शैशवावस्था में सीखते हैं तब वो वयस्क अवस्था तक आते हैं। ठीक है, तभी वो चीजों को बोल पाते हैं। तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। अनुकरण द्वारा सीखना शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, तो ये एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कथन क्या है? गलत है, और कारण क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुकरण विधि से सामाजिक व्यवहार का विकास होता है और बालक समाज में लोगों की क्रियाओं की नकल करता है। ठीक, तो अनुकरण हम हिंदी में भी देखते हैं, इसी कारण यहाँ से थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, तो अनुकरण का पूरा एक एक चीज आप लोग जान लो। अनुकरण बोलने का मतलब है कि हूबहू किसी का क्या करना? अनुकरण करना, दोहराना, उसको अर्जन करना। और अब बच्चे जो है वो हमेशा दूसरों का ही अनुकरण करके सीखते हैं, इतना आपको याद रखना है। और अनुकरण से सामाजिक व्यवहार का विकास होता है, पूछा गया है ऐसा। बालक समाज के लोगों की क्रियाओं की नकल करता है। बताइए, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो अनुकरण विधि से सामाजिक व्यवहार का विकास होता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने कहा ना कि एक बालक को हमने सामाजिक प्राणी के पास छोड़ दिए हैं और एक बालक को हमने शांत सुनसान जगह में छोड़ दिए हैं, तो इनके भाषा का डेवलपमेंट होगा, इनके भाषा का डेवलपमेंट नहीं होगा। गूंगा बन जाएगा, ये गूंगा, बोल भी नहीं पाएगा, उनको पता ही नहीं रहेगा। लेकिन ये सामाजिक प्राणी है, ये समाज के लोगों को देखकर ही सीख जाएगा, इनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अनुकरण विधि से सामाजिक व्यवहार का विकास होता है, बिल्कुल सही है। इनका सामाजिक व्यवहार का विकास हो गया, लेकिन इसका नहीं हुआ। बालक समाज के लोगों की क्रियाओं का क्या करता है? नकल करता है, क्योंकि बालक जो है वो समाज की क्रियाओं का क्या करेगा? नकल करेगा। इसी को हम क्या बोलेंगे? तभी तो हम इसको सामाजिक प्राणी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे के ऊपर कैसे होते हैं? डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं बता देती हूँ। टाइपिंग मास्टर बैच, ठीक है, बिल्कुल जितने भी सहायक ग्रेड 3 का तैयारी कर रहे हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं, अभी हाईकोर्ट में एग्जाम वैकेंसी आई है। ठीक है, तो बिल्कुल जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। देखियो आप लोग नवीन सर कितने अच्छे तरीके से आप लोगों को कंप्यूटर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, और कोई भी आपके आसपास में तैयारी कर रहे हो उनको आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए कथन ए है, तरकीब सीखना विधि
वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है। तो इसको बताने की जरूरत है क्या? करके सीखना विधि क्या है? करके सीखना विधि बोलने का मतलब है कि अगर आप बच्चे को इसको सिखा रहे हो तो आप सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं रहोगे, पूरा उन चीजों को, किताब में जो चीजें हैं उनको पूरा आप बच्चों को करने के लिए बोलते हो, हूबहू उस चीज को आप करके ही दिखाते हो या बच्चों को आप करने के लिए बोलोगे, ये क्या हो जाएगा? डूइंग बाय लर्निंग जो हम बोलते हैं, ठीक है, करके सीखना विधि। तो करके सीखना विधि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है। कारण पूछा गया है कि इसमें बालक प्रयोग एवं क्रिया के माध्यम से सीखता है। ठीक, बताइए। अभी बहुत सारी विधियां है, बहुत सारी, पूरा सबका 2-2, 3-3 क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ से कम आपका ना 100 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा लग रहा है मुझे अधिगम से। ठीक है, तो अच्छी बात है, अभी टाइम है, जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सके उतना ज्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यहाँ से हूबहू क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है उसको तो आप लोग बनाने में पूरा माहिर हो जा रहे होगे फिर। ठीक है, चलिए। करके सीखना विधि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है, बिल्कुल सही। करके सीखने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि खुद उनका मानसिक डेवलपमेंट होगा, चीजों को बच्चे सीखेंगे, अनुभव करेंगे और खुद कहीं ना कहीं फिर अपने खुद का वो क्या कर सकते हैं, आविष्कार भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो वैज्ञानिक विधि डेवलपमेंट हो रहा है कि ना उसमें। इसमें बालक प्रयोग एवं क्रिया के माध्यम से सीखता है, बिल्कुल सही है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो रहा है। क्यों? क्योंकि करके सीख रहे हैं, और करके सीख रहे हैं मतलब क्या? जिसमें वो खुद से क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे और खुद से वो काम करेंगे उस पर, और खुद से जहां पे काम कर रहे हैं मतलब सोचो उनका माइंड कितना ज्यादा चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो ना कहाँ पे व्याख्या करता है, कहाँ पे नहीं करता, उसको ऐसे ऐसे बनाते जाओगे ना हर दिन, देखना 15 दिन में या 1 महीने में ऐसे ही क्वेश्चन को आप लोग क्या कर सकते हो, इजीली तरीके से बना लोगे कि कौन सा व्याख्या कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, आपका माइंड वहां पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, आप लोग देखते भी हो कि जो हमारे जिन चाचा है वो बच्चों को क्या बोलते हैं, नन्हे अन्वेषक बोलते हैं, नन्हे वैज्ञानिक बोलते हैं, जो कि अपने ज्ञान का निर्माण अपने वातावरण से खुद कर लेते हैं। ठीक है, खुद अपने अनुकरण के माध्यम से खुद से वो अर्जन करके क्या कर लेते हैं, ज्ञान का निर्माण कर लेते हैं। चलिए, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और कौन कौन सा अधिगम की विधियां है उसको आप लोगों को चुनना है बोल रहा है। चलिए भाई चुनिए। निरीक्षण विधि, करके सीखना विधि, खेल विधि, अनुकरण विधि, परीक्षण विधि। तो ये कुछ क्या है, आपकी विधियां है। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम देखते हैं निरीक्षण विधि। तो निरीक्षण विधि जो है वो सिर्फ विद्यालय के अंदर नहीं होता, ये बाहर होता है। जैसे किसी भी चीज का आप निरीक्षण करने के लिए जाते हो कि नहीं, ठीक है, जैसे वहां पे कितने पेड़ है, वो पेड़ में कितने सारी चिड़िया बैठी है, उसके आसपास कौन कौन से जंतु जानवर जो है वो घूमते रहते हैं, उनके पत्ते कब सूख जाते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये एक निरीक्षण विधि हो जाएगा जिसमें आप इसका यूज आप करोगे स्कूल के लिए। करके सीखना विधि अभी जस्ट मैंने बताया, डूइंग बाय लर्निंग, जिसमें आप बच्चे को आप करने के लिए देते हो, मतलब कर करके क्या करते हो, सिखाते हो। खेल विधि के माध्यम से आप क्या करोगे, खेल खेल में सिखाओगे। और आजकल जितने भी टीचर है आप लोग देखते हो, मुझे लगता है कि जब हम भी टीचर बन के जाएंगे, आप लोग भी है ना, तो बच्चों को हम ऐसे ही सिखाएंगे। ठीक, पहले क्या होता था, सिर्फ आप लोग देखना, मतलब किसी के बारे में ये नहीं बोल रही हूँ कि पहले की जो टीचर है वो अच्छे नहीं पढ़ाते थे, बल्कि हमको जो टीचर पढ़ाया वो इतना मार मार के पढ़ाया, तभी तो हम यहाँ तक है। बहुत खतरनाक पढ़ाते थे। हालांकि हम लोग मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ भाई, लेकिन अच्छा पढ़ाई होता था। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ स्कूल में आप लोग देखे होंगे कि टीचर, वो टीचर के ऊपर होता है यार, स्कूल के वातावरण के ऊपर नहीं होता। वो स्कूल कैसा भी रहे, एक रूम का भी रहेगा ना, उसको अच्छा जो बनाना और ना बनाना टीचर के हाथ में होता है। ठीक है, तो बिल्कुल अगर आप एक्टिव रहोगे ना बच्चों के प्रति, तो स्कूल को आप मतलब प्राइवेट स्कूल से और ज्यादा बेहतरीन बना सकते हो। और आपके ही स्कूल में उसको क्या कर सकते हैं, प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे को भी उनके मम्मी पापा भेज सकते हैं। तो ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखा करिए कि कोई मतलब बहुत सारे जो टीचर है वो खेल खेल विधि का यूज करते हैं। आप लोग देखे होंगे सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें जो है वायरल होती रहती है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को भी सिखाना है। जैसे आप बच्चे को गिनती पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो गिनती को क्लास में सिर्फ रटवाने के बजाय आप कहीं मस्त बाहर ले जाओ। ठीक है, गिन गिन के सिखाओ, नाच कूदा के सिखाओ, उसको खेल करवा के सिखाओ। 1 बालक 2 बालक 3, ऑटोमेटिक वो ऐसे करके क्या कर लेते हैं, सीख जाते हैं। ठीक है, अनुकरण विधि में वही है कि टीचर जो है वो आदर्श वाचन का काम करेंगे और बच्चे जो है वो उसको क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। ठीक, परीक्षण में क्या करते हो, जब आप उनका परीक्षा लेते हो या बच्चों से सब उनका टेस्ट ले मतलब करने के लिए बोलते हो, तो सब क्या हो जाएगा, परीक्षण विधि। और ये सब विधि का यूज जो है आप किस में करोगे, कहीं ना कहीं
स्टडी में। अब ये सब विधि क्या है, एक एक करके इससे पूरा क्वेश्चन आएगा, उसमें मैं फिर पूरा बताऊंगी कि जैसे खेल विधि है इसको देने वाले कौन थे, ठीक, और कुछ कुछ विधि है इनको देने वाले कौन थे। तो ये सब विधि का उतना ज्यादा नहीं है, जब हम और अलग से विधि पढ़ेंगे ना उसमें है, ठीक है। तो इसमें से सभी जो विधि है वो क्या है आपके क्या है, अधिगम से संबंधित विधियां है, ठीक। चलिए निरीक्षण विधि के संबंध में, अब देखो एक एक विधि से यहाँ पे क्वेश्चन आपका आएगा। निरीक्षण विधि के संबंध में सही कथन आपको चुनना है। यह एक व्यापक विधि है, इसका उपयोग केवल विद्यालय के भीतर ही होता है, यह सूचना प्राप्त करने का साधन है, यह तर्क शक्ति के विकास में सहायक है, ठीक। तो कुछ कुछ विधि को हमको नहीं पता चलता कि उनका मतलब देने वाले कौन थे करके, लेकिन कुछ कुछ बहुत सारी विधि है जहां से क्वेश्चन भी बना है। जैसे प्रैक्टिकल वाला आप लोग करते हो, बच्चों से प्रयोजना करवाते हो, है ना, किलपैट्रिक हो जाएंगे, तो ऐसे ऐसे को हमको याद भी करते हुए चलना है, ठीक है। हाँ, मैं नहीं देख पा रही हूँ आप लोगों के कमेंट को, ठीक है, ऊपर चले जा रहा है। अच्छा, वीडियो अटक रहा है, ठीक। चलिए थोड़ी देर और है, फिर क्लास का हम क्लास खत्म करेंगे। हो गया होगा नेटवर्क इशू, लाइट चला गया है जी, इसी कारण है, ठीक। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। आज 15 ही क्वेश्चन हो पाया यार। चलिए निरीक्षण विधि के संबंध में, यह एक कैसा है, व्यापक विधि, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सिर्फ विद्यालय के अंदर नहीं होता, ये विद्यालय के बाहर भी होता है, ठीक है। इसका उपयोग केवल विद्यालय के भीतर ही होता है, नहीं। यह सूचना प्राप्त करने का साधन है, बिल्कुल, कि हम निरीक्षण के माध्यम से बहुत सारी चीजों का हम क्या कर सकते हैं, एकत्र कर सकते हैं, सूचना एकत्रित कर सकते हैं। यह तर्क शक्ति के विकास में भी कैसे होते हैं, सहायक होते हैं। जैसे हम तर्क कैसे कर सकते हैं, बच्चों को आप पेड़ दिखा दिए, बताओ ये कौन सा पेड़ है, इसमें पत्ती कौन सा कलर का है, हरा कलर का क्यों हो रहा है पत्ती, इसमें आग मतलब कौवा चील ये सब इनके घर है, इसमें ही क्यों अपना घर बनाते हैं। तो वहां पे बच्चे तार्किक चिंतन करने लगे कि नहीं, हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो वो सब क्या होते हैं, आपके निरीक्षण हो जाएंगे। तो एल को काट दो, फिर एल तो ऐसे ही गलत है, ठीक। तो कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निरीक्षण विधि की विशेषताओं के संदर्भ में सही आंसर लगाना है। यह बाल केंद्रित विधि है, यह चिंतन को प्रोत्साहित करती है, यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है, यह केवल रटने पर आधारित है। चलिए बताइए, पूरा एक एक विधि को हम ऐसी एक एक विशेषता को पढ़ेंगे, ठीक है। यह बाल केंद्रित विधि है, एकदम सही है। यह चिंतन है, क्या चिंतन को प्रोत्साहित करती, बिल्कुल, तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, अमूर्त चिंतन करने पर ये क्या करती है, जोर देती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में भी सहायक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें बालक खुद से खोजते हैं, तर्क करते हैं। केवल रटने पर आधारित, तो रटन पद्धति, ये सब क्या हो जाएंगे, आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो एन को गलत कर दो, कहाँ है, एन एन एन, ठीक। तो ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए परीक्षण विधि, ठीक है। अब परीक्षण विधि के संबंध में देखते हैं। यह सिद्धांत की सत्यता की जांच करती है, बालक की नई खोज करने में सहायता देती है, केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित है, यह क्रियाशीलता को बढ़ाती है, ठीक। तो केवल ही बस दिख रहा है इसमें निगेटिव, उसके बाद तो सब सही हो जाएगा। रुक गए हैं, चलिए वॉइस नहीं आ रही है क्या मेरी, ठीक है। फिर आगे का क्वेश्चन कल करते हैं, ठीक है, कल करें। ऐसे भी गर्मी भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। ऐसे भी 2-3 दिन तो चलेगा ही, 4-5 दिन भी लग सकते हैं, ठीक, क्योंकि इसको पूरा थ्योरी को भी हम कवर करते जाएंगे, जहां से पूरा एकदम इंपॉर्टेंट है उसको, ठीक है। फिर सर भी पढ़ाएंगे तो उसमें रिवाइज हो जाएगा और अच्छी बात है। चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं तक करते हैं। इसका आंसर मैं आप लोगों को कल बताऊंगी, इसको आप लोग आंसर जो है वो कमेंट करिएगा, ठीक है, ढूंढ करके रखिएगा, फिर मैं आप लोगों को कल बताऊंगी, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा है और नेटवर्क इश्यू भी हो रहा है, ठीक है। चलिए फिर इसी के साथ क्लास को हम खत्म करते हैं, और बिल्कुल हाँ हो गया ही सजी, चलिए अब नहीं बोलना है, ठीक है, वीडियो चिपक भी रहा है ना, हाँ आगे पढ़ाना है करके नहीं बोलना है किसी को, ठीक। चलिए फिर अच्छा लगा होगा क्वेश्चन का पैटर्न क्लास, तो बिल्कुल आप लोग लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए फिर चलती हूँ, और सेम टाइम में 10 से 11 बजे हम मिलेंगे हर दिन सीडीपी के एमसीक्यू के साथ। तो आप लोगों को अभी निराश नहीं होना है कि मैम सीडीपी का क्लास नहीं हो रहा है। इतना सोचो कि मैम जो है वो सीडीपी को कंप्लीट करवा रही है, थ्योरी और किसके साथ में, एमसीक्यू के साथ में। जितना हो पाएगा मैं अपने से करूंगी, उसमें थ्योरी भी कवर कराऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तो रोना नहीं गाना है भाई, आप लोग रोते रहे तो नाक में, ठीक है, नहीं हो रहा है, ये क्लास नहीं ले रहे हैं, वो नहीं ले रहे हैं, मैं तो ले रही हूँ ना, ठीक। चलिए
ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं सभी। थैंक यू सभी को।